हेलो बच्चों, आज हम चालू कर रहे हैं हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि है आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, कार्बन कौन कौन से बॉन्ड बनाता है उनके बारे में पढ़ेंगे, कार्बन चेन क्या होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, और एंड में पढ़ेंगे कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन होता क्या है? कार्बन जो होता है हमारा एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर इसको होता है 6। एटॉमिक नंबर 6 का मतलब क्या है? इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं? 6। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं? 6। ये होता है इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर अगर 6 है तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 12 U। एटॉमिक नंबर ये इतना हो गया, एटॉमिक मास इतना हो गया। अब इसका हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। अंदर वाले शेल में जो फर्स्ट शेल होता है उसके अंदर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले शेल के अंदर कितने बचेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन खाली। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बना के देखते हैं। सबसे पहले वाले शेल में 1 और 2, और बाहर वाले शेल में 1 2 3 4। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इस कार्बन को स्टेबल होने के लिए या तो चार, ये बाहर के जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनको लूज करना होगा, या फिर किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना करके कोई 4 इसको इलेक्ट्रॉन जो है गेन करने होंगे। अब ये गेन और लूज करने के लिए कौन से तरीके का बॉन्ड बनाता है, ये अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, गेन करने के लिए इसको इतना, मतलब कि अगर मान लो ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए? 4। तो 4 प्रोटॉन के लिए 8 इलेक्ट्रॉन तो इक्वल हुए ही नहीं, तो ये कॉम्पिटेबल भी नहीं होगा। और अगर हम देखते हैं कि अगर ये चार बाहर के जो 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कोशिश करेगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए उसको इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और इतनी ज्यादा एनर्जी कार्बन के पास होती नहीं है। इसलिए कार्बन जो होता है ये क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन देगा भी नहीं और लेगा भी नहीं, मगर क्या करेगा? किसी और एलिमेंट के साथ जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है या फिर अपने जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर देगा। शेयर कैसे करेगा देखते हैं हम। जैसे कि हम हमारा सबसे पहला कंपाउंड देखते हैं CH4। CH4 क्या होता है? कार्बन, कार्बन के पास इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, इधर एक इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अब हाइड्रोजन आते हैं 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। अब इधर देखिए, हम इस कार्बन और इस हाइड्रोजन ने जो बॉन्ड बनाया तो ये दोनों स्टेबल हो गए। इधर ये हाइड्रोजन स्टेबल हुआ, इधर कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया शेयरिंग के लिए। सेम चीज यहाँ हुई, सेम चीज यहाँ पर, और सेम चीज यहाँ पर। तो अब हम देखें तो ये चारों हाइड्रोजन स्टेबल हो चुके, प्लस इस कार्बन के पास भी अब 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन भी हमारा स्टेबल हो गया और ये चारों हाइड्रोजन भी स्टेबल हो गए। इस बॉन्डिंग को बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड होते हैं 3 तरीके के, वो हम अभी देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं सिर्फ। जैसे कि हम देखते हैं H2। H2 के अंदर अगर मैं देखता हूँ इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिया, दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों स्टेबल हो गए। तो इस तरीके की बॉन्डिंग को बोला जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दूसरा आते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है? जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं O2। इसके अंदर डबल के अंदर ये होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे। जैसे कि O2 लेते हैं, ऑक्सीजन ये है 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है बाहर वाले शेल में, और दूसरा ऑक्सीजन जो लेते हैं 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास है बाहर वाले शेल में। पहला इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये शेयर करेगा, अब दोनों के पास हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अब ये दूसरा पेयर से अब जैसे ही शेयर करेंगे, 2 पेयर जो है उसकी शेयरिंग होते ही ये कौन सा बॉन्ड बन गया? डबल कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा आता है ट्रिपल, क्योंकि उससे ज्यादा तो बॉन्डिंग कर ही नहीं सकते। ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसके अंदर हम एक तरीके से देख सकते हैं कि हम जैसे एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन का N2। नाइट्रोजन जो होता है उसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो N 1 2 3 4 5। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं N
या फिर इसको भी उठा करके यहाँ लगा देते हैं, n 2 3 4 5, ये इलेक्ट्रॉन इससे शेयर होगा, ये इससे शेयर होगा, ये इससे शेयर होगा, 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग कर रहे हैं, तो इसलिए ये बना ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। अब हम आगे चलते हैं हमारे टाइप्स ऑफ एलोट्रोप्स पे। एलोट्रोप्स क्या होता है, कार्बन को अभी हमने पढ़ा कि कार्बन जो होता है कोवलेंट बॉन्डिंग बनाता है। कोवलेंट बॉन्डिंग बनाने के बाद जो जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है, उनमें से जो स्ट्रक्चर्स होती हैं उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है एलोट्रोप्स, और उनमें से जो स्ट्रक्चर्स कुछ कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है 3। सबसे पहली है डायमंड, दूसरी ग्रेफाइट और तीसरी फुलेरीन। अब इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायमंड के बारे में। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है आपका 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर के साथ साथ इसके अंदर क्या होता है कि 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं एक साथ, 4 कार्बन आपस में एक साथ ज्वाइंट हुए हुए होते हैं। दूसरी चीज, इसका स्ट्रक्चर जो होता है सबसे ज्यादा हार्ड होता है, क्योंकि 4 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड बन रहे हैं तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे। दूसरी चीज आती है इसकी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग जो होती है इसकी स्ट्रॉन्ग होती है क्योंकि 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। अगला आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में आता है सबसे पहली चीज ये होता है हार्ड। सबसे ज्यादा हार्ड होता है डायमंड, इसको तोड़ना बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है इसको तोड़ने में। दूसरा आता है ये ट्रांसपेरेंट होता है दिखने में, जो हम डायमंड देखते हैं ज्वेलरी के अंदर ट्रांसपेरेंट होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है इसका वो बहुत ज्यादा हाई होता है। और चौथी चीज, ये काम आता है आपकी ज्वेलरी में, आर्टिफैक्ट्स वगैरह में और इन सब कामों में। अगला आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ये एक तरीके से होता है कि 3 कार्बन जो होते हैं एक साथ अटैच होते हैं, एक कार्बन इसके अंदर हमेशा एक्स्ट्रा फ्री रहता है, एक कार्बन हमेशा फ्री रहता है। इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। दूसरी चीज, जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं एज कंपैरिजन टू डायमंड। और तीसरी चीज, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी होता है। इसकी बॉन्डिंग के बारे में देखते हैं। 3 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा फ्री रहता है इसके अंदर। अगली चीज प्रॉपर्टीज आती है। प्रॉपर्टीज के अंदर ये सॉफ्ट होता है और ये यूज होता है आपका पेंसिल्स एंड रबर्स के अंदर। अगला हम चलते हैं फुलेरिन की तरफ। फुलेरिन को C60 भी बोला जाता है। और दूसरी चीज ये होता है होलो, अंदर से पूरा का पूरा खोखला होता है और इसका स्ट्रक्चर जो होता है फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर होता है। सर मतलब एक तरीके से होलो शेप में होगा, फुटबॉल के जैसा स्ट्रक्चर होगा, हेक्सागन्स बने होंगे फिर पेंटागन्स बने हुए होते हैं अलग अलग। बॉन्डिंग जो होती है इसके अंदर स्ट्रॉन्ग होती है बहुत ज्यादा। अगली चीज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स होती है और पेंटागन शेप के, आपको मतलब एक तरीके से हम किसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये एक तरीके से पेंटागन शेप का दिखता है। जो स्ट्रक्चर्स होती है इसकी, जैसे हम फुटबॉल देखते हैं, फुटबॉल जो होती है हमारी पेंटागन शेप में होता है एक तरीके से, वैसी दिखती है। उसके बाद लास्ट में आती है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज होती है कि ये इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये काम आता है आपकी नैनो टेक्नोलॉजीज में, और कुछ कुछ जगह ये काम आता है आपके ड्रग्स वगैरह जो दवाइयां बनती है उनके अंदर। अब हम आगे चलते हैं हाइड्रोकार्बन्स पे। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जब भी कोई कार्बन का एलिमेंट होता है वो आपके हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोकार्बन्स बनाता है, जैसे कि CH4, CH2, CH3, CH, और भी बहुत सारे होते हैं, मैक्सिमम 4 और मिनिमम 1। ठीक है, ये सब होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दो तरीके के। पहला आता है एलिफेटिक, एलिफेटिक। दूसरा आता है एरोमेटिक। अब एलिफेटिक जो होता है वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड कार्बन्स। सैचुरेटेड कार्बन कौन से कार्बन होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन वो कार्बन होते हैं जो कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। कितने भी कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जैसे कि सी सी सी, और ऐसे कितने भी कार्बन जुड़ते जाएंगे हमेशा सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेंगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं, एरोमेटिक में होते हैं दो। सैचुरेटेड के बाद आते हैं, सॉरी इसके अंदर एक तरीका होता है, इसका जो टाइप होता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में दो तरीके के आते हैं, एक तो डबल बॉन्ड और एक आते हैं ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, हमेशा कार्बन के बीच में एक ना एक आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन पेयरों की शेयरिंग एक साथ देखने को मिलेगी, जैसे कि C डबल बॉन्ड C, या फिर डैश C, या फिर डबल बॉन्ड इधर आ गया इधर से हट गया, या दोनों जगह आ गए, इस तरीके से। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर क्या होगा, 3 कार्बन के पेयर शेयर होंगे, जैसे कि C 1 2 3 C, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। ये होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब इनके फॉर्मूलाज भी होते हैं, इनको बनाने के लिए जो हम फॉर्मूलाज यूज करते हैं वो होते हैं, सैचुरेटेड कार्बन के लिए फॉर्मूला यूज होता है CnH2n+2। डबल बॉन्ड के अंदर होता है CnH2n, और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर होता है CnH2n-2, और ये 2 -2।
ये होता है फॉर्मूला हमारे एरोमेटिक और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं एलिफेटिक या फिर सैचुरेटेड कार्बन्स के लिए। अब आपको ये पता होगा कि कार्बन जितने नंबर होते हैं उनके लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे कि एक कार्बन के लिए मैथ, दूसरे के लिए एथ, तीसरे के लिए प्लॉप। मैं लिख देता हूं, एक को लिखते हैं मैथ, दो को लिखते हैं एथ, तीन कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, चार है तो लिखेंगे ब्यूट, पांच है तो लिखेंगे पेंट, छह है तो लिखेंगे हेक्स। ये तो हमने देख लिया कि कितने कार्बन्स होते हैं, तो हमको आगे क्या लगाना है। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि नोमेनक्लेचर्स हम करते कैसे हैं, या फिर कार्बन चेन को एक तरीके से नाम कैसे दिया जाता है। जैसे कि मैं मानता हूं इधर है चार कार्बन। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखना, एलिफेटिक या सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड के लिए हमेशा क्या यूज होता है, एन। एन और साथ के साथ में हमको नंबर ऑफ कार्बन्स ऐड कर देंगे तो हमारी कार्बन की एलिफेटिक या सैचुरेटेड कार्बन चेन का एक प्रॉपर नाम निकल के आता है। जैसे कि हम देखते हैं इधर चार कार्बन है, एक दो तीन चार, चारों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। चार के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूट। तो हमको कुछ भी नहीं करना, हमको सिर्फ यहाँ लिखा ब्यूट और सिंगल बॉन्ड है सब में तो आएगा एन, तो ये बन गया ब्यूटेन। तो ये बन गया हमारा इस चेन का नाम, जिसको हम बोलेंगे ब्यूटेन। आईयूपीएसी नेम भी बोलते हैं इसको। हम इसके और एग्जांपल्स देखते हैं, उससे पहले हम एक बार समझते हैं एरोमेटिक के लिए। अब हम एरोमेटिक में सबसे पहले देखते हैं डबल बॉन्ड्स के लिए। डबल बॉन्ड्स की जगह हम एन की जगह क्या यूज करेंगे, इन, ई एन ई, इन। अब हम देखते हैं जैसे कि हमारी कार्बन की चेन है जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। अब ये कार्बन कितने हैं, तीन, तीन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोप प्लस साथ में इन, तो ये क्या बना, प्रोपीन। उसके बाद अब हम चलते हैं ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, अगर किसी भी कार्बन चेन के अंदर कोई भी ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे कि कार्बन इन सी सी सी। अब इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सबसे पहले हमको देखना है कितने नंबर का कार्बन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन है तो क्या यूज होगा, ब्यूट, बी यू टी, प्लस इसका साथ में क्या लगेगा, वाइन, तो ये क्या बन गया, ब्यूटाइन। ये होती है एक तरीके से कार्बन चेन्स को नेम करने की जो रूल होता है वो ये होता है। अब इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि हमारे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हमारे होते हैं कि जैसे कि हमारी कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन के साथ हाइड्रोजन भी अटैच होते हैं। उन हाइड्रोजन को जब भी कोई हेटेरोएटम जो होता है, कोई एलिमेंट वगैरह होता है, वो उसको रिप्लेस करेगा तो हम उसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप्स होते कौन कौन से हैं, सबसे पहला होते हैं हमारे हेलोजन। हेलोजन जो होते हैं ये ये हेलोजन जो होते हैं ये हमेशा हमारे लगते हैं। सबसे पहली बात तो प्रीफिक्स लगता है, आपके जो आईयूपीएसी नेम आप लिखोगे उसमें सबसे पहले इसका यूज होता है, जो कि लगते हैं जैसे क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, और ऐसे तरीके चलते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एक एग्जांपल, एक दो तीन, तीन हमारे कार्बन है तो सबसे पहले क्या बनता है, हमको बनेगा प्रोप। प्रोप के लिए हमको पहले लगाना पड़ेगा यहाँ पर क्लोरो, अब हम लिखते हैं प्रोप प्लस सारे सिंगल बॉन्ड में तो क्या जाएगा, एन, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या बना, क्लोरोप्रोपेन। दूसरे फंक्शनल ग्रुप पे आते हैं, दूसरा होता है हमारा एल्कोहल। एल्कोहल पीने वाला एल्कोहल नहीं, दूसरा एल्कोहल। ये होता है सफिक्स लगता है कार्बन चेन के जो हमारा जो आईयूपीएसी नेम होता है उसमें एंड में यूज होगा, सफिक्स के अंदर लास्ट में यूज होता है ओल, ओ एल, ओल। यहाँ देखते हैं एग्जांपल, एक दो तीन, तीन कार्बन है, प्रीफिक्स हमारा कुछ है नहीं, सफिक्स में यूज होगा तो लिखते हैं प्रोप, सारे सिंगल बॉन्ड में एन और एंड में लगेगा ओल, तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपेनोल। अगले पे चलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होते हैं, जब भी किसी कार्बन चेन के पहले या लास्ट कार्बन के ऊपर जब भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। सफिक्स यूज होता है अल, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक दो तीन चार, ब्यूट, ब्यूट ए नल, ये बनेगा हमारा एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम, ब्यूटेनियल। अगला चलते हैं हम कीटोन। कीटोन क्या होता है, जब भी किसी कार्बन चेन के बीच वाले कार्बन के अंदर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा उसको हम बोलते हैं कीटोन। जैसे कि हम सफिक्स देखते हैं, इसका होता है ओन। आईयूपीएसी नेम की तरफ चलते हैं, एक दो तीन, तीन कार्बन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोल, सॉरी प्रोपेनोल, प्रोपेनोन, ये बन गया इसका आईयूपीएसी नेम। लास्ट में चलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वो होता है जब भी इसके फिर सबसे पहली बात इसका सफिक्स होगा ओइक, ओ आई सी, ओइक बोलते हैं। किसी भी कार्बन चेन के अंदर अगर सी डबल ओ एच बॉन्ड दिखता है आपको, सी डबल ओ ओ एच दिखता है
तो आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका आईयूपीएसी नेम हम लिखते हैं, तो 1 2 3 3 कार्बन है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। ये होते हैं हमारे फंक्शनल। नया टॉपिक आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, वो कार्बन चेन्स जिनका फॉर्मूला हमेशा सेम रहता है, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन हम उस कार्बन चेन की स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने लिया कार्बन 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 कार्बन, ये 4 कार्बन है, अब ये स्ट्रेट चेन के अंदर है। अगर मैं इनका फॉर्मूला भी रख देखता हूं तो ये इसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ यहाँ यहाँ, ये हाइड्रोजन, अभी इसका फॉर्मूला क्या बना, C4H10, C4H10। अब मैं सेम इसी कार्बन को इस तरीके से लिख सकता हूं, कार्बन 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 और कार्बन। अब मैं इसके हाइड्रोजन काउंट्स करता हूं, 1 2 हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक कहाँ कम रह गया, 10 2 3 4, ये हो गया। अब इसको मैं देखता हूं, इसमें भी हमारा फॉर्मूला ये बना C4H10, मतलब कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो सकती है, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है आइसोमेरिज्म। वो प्रॉपर्टी जिसके अंदर आपका केमिकल फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा लेकिन केमिकल जो स्ट्रक्चर है आपकी कार्बन की जो चेन है उसके अंदर चेंज आ सकता है। ये इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहती है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमेशा सेम रहेंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ चेंज आ सकते हैं जब इसके अंदर आपके फंक्शनल ग्रुप्स ऐड होते हैं, जब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कुछ कुछ चेंज आ सकता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा सेम रहती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, सबसे पहले आती है कंबस्शन। कंबस्शन मतलब आंख पकड़ना, सीधा सा हिसाब होता है, कंबस्शन मतलब आंख पकड़ना। अब कार्बन किस किस तरीके से कंबस्शन कर सकता है, कार्बन जो होता है आपका जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो एक आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, दूसरी चीज आपकी हीट रिलीज करेगा, प्लस एक लाइट एनर्जी भी रिलीज करता है साथ में। दूसरा आता है आपका CH4। CH4 होता है आपका मीथेन। मीथेन जब भी आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा, तब क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट, ये चारों चीजें एक साथ रिलीज करेगा। अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता था जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन होता था। हम देखते हैं ये है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल मतलब एक दो कार्बन के साथ आपका एक क्या बोलते हैं, सॉरी, हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ है, एल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे इथेनॉल। इथेनॉल जब भी आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, CH3COOH। CH3COOH क्या होता है आपका एसिटिक एसिड। अगले रिएक्शन पे चलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी दो एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे की जगह को सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे कि ये था CH4 मीथेन प्लस क्लोरीन, यहां से एक हाइड्रोजन उठा यहाँ चला गया, एक क्लोरीन उठा यहाँ चला गया, ये एक जो क्लोरीन बचा उसने आकर के हाइड्रोजन की जगह हथिया ली, तो ये क्या बन गया CH3Cl, जो एक हाइड्रोजन उठा उसकी जगह क्लोरीन आ गया, प्लस यहाँ से एक क्लोरीन गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, और ये आपका बन गया HCl। ये रिएक्शन जब भी परफॉर्म होती है ये होती है आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में, ये होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला हमारा टॉपिक आता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा, हमेशा याद रखना क्या बनेगा, ईस्टर। कैसे बनता है अब ये देखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड जब भी आपका किसी भी इथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, इथेनॉल के साथ रिएक्ट कब कैसे करेगा, करेगा कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। जब भी रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बनेगा ईस्टर, प्लस साथ के साथ में आपका रिलीज होगा वाटर। अब इस ईस्टर के साथ हम दूसरा एक रिएक्शन करते हैं जिसको हम बोलते हैं सपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये क्या होता है, जब हमारा इस ईस्टर को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, जब भी हम इस ईस्टर को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, एक तो हमारा बन जाएगा एल्कोहल, जिसको हमने अभी यहाँ इथेनॉल भी बोला था, सेम ये चीज वापस बन के आ गई, प्लस ये हमारा बन जाएगा सोडियम सॉल्ट।
ये होता है हमारा सपोनिफिकेशन रिएक्शन।